तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद आप तमाम लोग अच्छे होंगे। हालांकि इस वक्त जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में पिछले 20-22 सालों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इवन सीरिया, ऐसी तमाम तस्वीरें आईं, तमाम कहानियाँ आईं, तमाम खबरें आईं, जिनको मैंने देखा, कवर किया, जाकर भी कवर किया। और ये सारी चीज़ें जब देखता था, मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया कि आप तक खबरें पहुंचाने के लिए हम लोगों को कई बार उन तस्वीरों को नंगी आंखों से पूरा देखना पड़ता है। मजबूरी है पेशे की। और तब दिल दिमाग ज़हन काम करना बंद कर देता है, सिर्फ ये सोचकर कि एक इंसान अपने जैसे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और तब नामुमकिन चीज़ नज़र आती है। लेकिन अफसोस 1, 2, 3, 4, 5 किस्से हो तो सैकड़ों यहाँ तो तस्वीरें हैं, सैकड़ों वीडियो हैं। पाकिस्तान से आई वो तमाम तस्वीरें दहलाने वाली, अफ़गानिस्तान से लगातार, फिर इराक से, सीरिया से, बगदादी के लोग जिस तरीके से करते थे, या फिर ओसामा बिन लादेन, या फिर पाकिस्तान में तहरीक तालिबान जो एक गुट था, बैतुल्ला महसूद, इन तमाम लोगों ने जिस तरीके से कैमरे पर लोगों को मारा, काटा, धर्म मज़हब के नाम पर, उसके बाद लगता था कि किस मज़हब और किस धर्म की लोग बात कर रहे हैं। मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सा ऐसा मज़हब है जिसमें कहीं लिखा हो कि किसी बेकसूर एक शख्स की जान ले लो। शायद दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में या किताब में ये नहीं लिखा है। बल्कि गौतम बुद्ध ने तो एक लाइन कही है, और गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि अगर इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने की जगह धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करो तो ज़्यादा बेहतर है। यानी इंसान को मारकर धर्म की रक्षा मत करो, बल्कि ज़रूरत पड़े तो धर्म को मारकर इंसान की हिफाजत करो, रक्षा करो। जिस हज़रत मोहम्मद पैगंबर के नाम पर ये जो कुछ हुआ उदयपुर में, अगर ये कातिल जिन्होंने ये हरकत की सिर्फ उन्हीं पढ़ लेते, थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते, तो शायद छुरा या खंजर नहीं उठाते। जिस पैगंबर के नाम पर कि इनके खिलाफ इस तरीके के बयान दिए गए और इसीलिए हम ये सब करने जा रहे हैं, उन दोनों को यही पता नहीं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। पैगंबर मोहम्मद ने तो ये तक कहा है कि एक जानवर का भी इस्तेमाल ये देख कर करो कि उसे तकलीफ ना हो। उसके पीठ पर इतना सामान मत ला दो कि उसे तकलीफ हो, उतना ही जितना वो उठा सकता है। और यहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, वो भी दरिंदगी के इंतहा है। ऐसी कहानियाँ जब आती हैं, ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, तो कहानियाँ बोलना भी कहानियाँ नहीं बोलना चाहिए। दिल दिमाग ज़हन सब बेचैन हो जाता है। कल दोपहर को जब ये खबर आई, उसके बाद यही सोचता रहा था मैं कि ये हो क्या रहा, हम जा कहाँ रहे, ये किस तरह का नफ़रत है, किस तरह का माहौल है, और कौन सा मज़हब और धर्म है जो ये चीज़ें सिखाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि रोकना ज़रूरी नहीं सिर्फ, बल्कि बहुत सख्ती के साथ रोकने की ज़रूरत है। कानून, इंसाफ, अदालत, पुलिस, इन सबको, और साथ में हमारी देश की जो पूरी सियासत है, राजनीति है, नेता है, जनता है, एक ही मंत्र, एक ही चीज़ होनी चाहिए
मुजरिम को सिर्फ मुजरिम की नज़र से देखना, उसको किसी धर्म, मजहब, जात, बिरादरी के साथ जोड़ कर नहीं देखना। एक कातिल का कोई मजहब नहीं होता, एक रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, एक चोर डकैत का कोई इलाका नहीं होता। तो उसी हिसाब से अगर हम सिर्फ ये तय कर लें तो मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो मिसाल है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऐसे मामलों में, और सज़ाएं इतनी सख्त कि रूह कांप उठे। अगर ये चीज़ हो जाए तो शायद ये चीज़ें बंद हो जाएं, लेकिन फिर भी धर्म और मजहब के नाम पर जो ये लोग कर रहे हैं उनसे बड़े जाहिल, उनसे बड़े दरिंदे, मैं तो ये कहूँगा शायद कोई और नहीं है। और कमाल ये देखिए कि एक शख्स एक वीडियो जारी करके ये कहता है, मैंने पूरा वीडियो सुना, मोहम्मद रियाज अंसारी, कि करो, परिवार की भी चिंता मत करो, फैमिली की भी चिंता मत करो। देखिए डबल बातें कहाँ आती है। सब ऊपर वाला अल्लाह जो है सब ठीक करेगा। और जो अब जांच में बात आ रही है वो ये है कि इस कत्ल को करने से पहले उसने अपनी बीवी को कहीं और भेज दिया था। तो अगर तुम्हें ही इस बात का डर है कि तुम्हारे इस वारदात के बाद पुलिस तुम्हारी बीवी तक पहुंचेगी, या फिर तुम्हें लगता है कि वो भी खामोखा फंसी जाएगी, पकड़ी जाएगी, तो तुम उसे तो महफूज ठिकाने पर भेज रहे हो और दूसरों को कह रहे हो कि तुम अपने परिवार की चिंता मत करो, सब कुछ ऊपर वाले के नाम पे कुर्बान कर दो। आपको याद होगा कसाब के टाइम में कसाब का जो इकबालिया बयान था वो आंखें खोलने वाला था कि उसे किस तरह से कहा गया था कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, जन्नत में जाओगे, दूध की नदियां बहेंगी। तो सवाल ये था कि जब हूरें मिल रही हैं, दूध की नदियां हैं, जन्नत मिल रही हैं, तो तुम कसाब को क्यों भेज रहे हो? जो कसाब के आका हैं ये सारी चीज़ें खुद ही लूट लेते, वही पहुंच जाते। ये होती है सामने वाले का ब्रेन वॉश करना। उदयपुर की ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी की शुरुआत में आपको एफआईआर की एक जो लिखी गई थी, एक कंप्लेंट बल्कि, उससे शुरू करता हूँ। ये कन्हैया लाल ने उदयपुर में एक पुलिस स्टेशन में एक शिकायत लिखाई और उसमें जो पूछ लिखा है वो हूबहू सुनाता हूँ आपको। आज से 5-6 दिन पूर्व मेरे बच्चे द्वारा मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से गेम खेलते समय अचानक फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट हो गया जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, परंतु 2 दिन पश्चात 2 व्यक्ति मेरे दुकान पर आए और मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और कहा कि हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, हमें किसी को कॉल करना है, तो हमें आपका मोबाइल चाहिए। जिस पर मेरे द्वारा उन्हें मोबाइल दे दिया, परंतु उनके द्वारा मुझे बताया गया कि आपके मोबाइल से एक पोस्ट शेयर हुई। क्या आपको पता है, मेरे द्वारा उन्हें कहा गया कि मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता है, मोबाइल सिर्फ मेरा बच्चा गेम खेलने के लिए लेता है। तो उनके द्वारा मेरे मोबाइल से पोस्ट डिलीट कर दी गई और कहा कि आइंदा से ऐसा मत करना। ये कि शनिवार दिनांक 11/6/2022 को मुझे पुलिस थाना धान मंडी से फोन आया कि आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, आप थाने में आ जाओ। जब मैं थाने में गया तो प्रार्थी नाजिम वहां बैठा था। ये एफआईआर का कुछ हिस्सा है जो मैंने आपको इसीलिए सुनाया कि इससे आधी कहानी को आपको समझने में आसानी होगी। कन्हैया लाल, एक दर्जी की दुकान इसकी, टेलर मास्टर, और उदयपुर में ही सुपर टेलर के नाम से इसकी एक दुकान है। और ये जो दुकान है ये वहाँ पे एक भूत महल इलाका है उसके करीब है। 40 साल उम्र है कन्हैया लाल की, एक गरीब परिवार से।
छोटी सी दुकान टेलरिंग की, लोगों के कपड़े सिलता और उसी से इसका घर चल रहा था। घर में बेटा भी था, बीवी भी थी। और बिल्कुल कन्हैया लाल के बारे में ये है कि कभी किसी से कोई शिकायत इसको नहीं हुई। एक सीधा साधा इंसान था। 10 जून को कन्हैया की दुकान पर 2 लोग आते हैं और ये 2 लोग कोई और नहीं थे, बल्कि इन दोनों के नाम थे मोहम्मद रियाज अंसारी और दूसरे का नाम था मोहम्मद गौस। रियाज अंसारी एक भीलवाड़ा इलाका है, उसी के एक गांव में रहता है, और मोहम्मद गौस उदयपुर का ही रहने वाला है। ये दोनों इसकी दुकान पे आते हैं 10 जून को, जिन्होंने मोबाइल मांगा और उन्होंने कहा कि हमें कॉल करना, वो कॉल नहीं करना था, उसका मोबाइल चेक करना था। इसलिए कि उन लोगों ने एक फेसबुक पे पोस्ट देखी। उस पोस्ट में ये था कि आपको याद होगा नुपुर शर्मा ने एक कमेंट्स किया था पैगंबर मोहम्मद के बारे में, जो बाद में उन्होंने फिर वापस भी ले लिया और उसके लिए माफ़ी मांगी। बीजेपी ने बाहर भी कर दिया उनको पार्टी से। उसी पोस्ट को लेकर नुपुर शर्मा के सपोर्ट में एक फेसबुक पे ये पोस्ट शेयर की गई। तो उन दोनों को पता चला कि ये कहाँ से हुआ। उसी के बाद दुकान पे पहुँचे, उन्हें यकीन हो गया कि इसी मोबाइल से हुआ है। उसके बाद वो चले गए। कन्हैया लाल को भी लगा कि दोनों ने पूछा, डिलीट भी कर दिया, चलो हटाओ। अब कन्हैया लाल को पूरा मोबाइल, इंटरनेट, बाकी चीज़ों का इतना जानकारी है नहीं। एक दर्जी है, उसके पास इतना वक्त भी नहीं होता, पूरा घर चलाना है, दुकान चलानी है। तो उसने बताया कि मेरे बेटे ने गेम खेलते हुए कोई एक पोस्ट था, गलती से फेसबुक पे उसने कर दिया और इसे उसकी जानकारी भी नहीं थी। बेटा, आजकल आपको पता है घर घर के बच्चे जो है वो बड़ों से ज़्यादा मोबाइल के मास्टर और उस्ताद हैं, उन्हें हर चीज़ पता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट। तो यहाँ पे अब कन्हैया लाल की जानकारी के बिना एक ऐसा पोस्ट उसके नाम, उसके अकाउंट से पोस्ट फेसबुक पे शेयर हो गई, जो ऑलरेडी जिसको लेके कंट्रोवर्सी थी। अब उन दोनों ने डिलीट कर दी, बात आई गई हो गई। लेकिन अगले दिन नाजिम नाम का शख्स जो वहीं पड़ोस में रहता था, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और कहता है कि एक भड़काऊ पोस्ट है, इससे सेंटिमेंट्स को चोट पहुंच रही है और इससे हालात ख़राब हो सकते हैं। तब धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लेकर बहुत सारे अलग अलग सेक्शन हैं। उदयपुर की पुलिस ने उस नाजिम के बयान पर एक मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद 11 जून को बुलाया कन्हैया लाल को। कन्हैया लाल को बोला कि इस सेक्शन के तहत और ये नॉन बेलेबल है, गैर जमानती, आपको गिरफ्तार किया जाता है। कन्हैया लाल ने वहाँ भी कहा कि साहब मेरी गलती नहीं है, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, ये मेरे बेटे ने गेम खेलते हुए गलती से पोस्ट कर दिया और उसकी समझ इतनी नहीं है कि वो ये समझ सके कि इस पोस्ट के साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि अब कंप्लेनेंट है, मामला बनता है तो हम मजबूर हैं। उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कन्हैया लाल को, कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ज़मानत दे दी, कन्हैया घर आ गया। लेकिन ज़मानत मिलने के बाद कन्हैया जब घर आया तो फिर उसको धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। अब 12, 13, 14 और 15 उसने 4 दिन तक दुकान नहीं खोली, क्योंकि ये कहा गया कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुमने इस तरह का पोस्ट किया है। अब जान के डर से कन्हैया दुकान भी नहीं खोल रहा है। अब दुकान नहीं खोल रहा है, रोजी रोटी भी है, गरीब आदमी है, घर कैसे चलेगा। इधर धमकियाँ मिल रही हैं। उसने भी फिर लोगों से बात की, जो कंप्लेनेंट था नाजिम, फिर वो उससे बात की। फिर ये हुआ कि 4, 5 या 7 लोग जो इज्जतदार उस मोहल्ले के दोनों पक्ष के, हिंदू मुस्लिम, उन्होंने कहा कि चलो इस बात को यहीं करते हैं और समझौता करते हैं। तो कन्हैया ने पहले ये जो धमकी मिल रही थी, ये जाकर उदयपुर पुलिस स्टेशन में अब कंप्लेंट लिखाई कन्हैया ने कि ऐसे ऐसे मुझे धमकी मिल रही है, जिस पे मैं भी, पुलिस ने मुझे पकड़ा भी था, मैं बाहर आ गया, मैंने कहानी बताई है कि
ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे बेटे ने किया था, वो भी गलती से। पुलिस ने, अब उसने कहा कि धमकी मिल रही है, पुलिस ने भी कंप्लेंट दर्ज किया आप कन्हैया की। इसके बाद यहाँ से शुरू होती है थोड़ी उदयपुर पुलिस की जो निकम्मापन या कहें कमजोरी। कायदे से जब नाजिम ने कंप्लेन किया इस पोस्ट को लेकर जो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में था, तो पुलिस ने कन्हैया लाल को अरेस्ट कर लिया अलग अलग धार्मिक भड़काऊ सेक्शन के तहत, जो भी सेक्शन थे। 4 या 5 दिन के बाद अब कन्हैया लाल पुलिस में उसी पुलिस स्टेशन में जाता, वहीं कंप्लेंट देता है कि मैं आ गया और मैंने सारी कहानी बता दी, उसके बावजूद मुझे धमकी मिल रही है कि दुकान नहीं खोलने देंगे, जान से मार देंगे। तो पुलिस ने कंप्लेंट तो लिखी, लेकिन आगे एक्शन लेने की बजाय पुलिस ने कहा काम करो, जो भी दूसरी पार्टी उससे हम समझौता करते हैं। इसके बाद 5-7 इज्जतदार लोगों के नाम पर बुलाया गया इलाके के लोगों को और कहा गया कि भैया ये चीज़ें ख़त्म करो। अब दोनों पक्ष बैठते हैं और उसके बाद वहाँ एक समझौता हो जाता है कि ठीक है अब हम धमकाएंगे नहीं और जो बात है सब खत्म हो गई। इसके बाद कन्हैया लाल अब बेफिक्र कि चलो पुलिस के सामने समझौता हो गया, अब कोई बात नहीं। वो बेचारा अपना दुकान खोलने लगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऐसे सीरियस इशू पे एक शख्स को धमकी मिल रही है, उदयपुर पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो ये समझौता और ये सारी चीज़ें बात की बात थी। पहले जैसे पहले कंप्लेंट में नाजिम के कन्हैया लाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और फिर ज़मानत मिली, उसी तरीके से उसके कंप्लेंट पर कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, पहले जिन जिन लोगों को उसने नामजद किया कि ये लोग धमकी दे रहे हैं, पुलिस को उनको अरेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद ये आगे की कार्रवाई होती। लेकिन उदयपुर पुलिस ने कहा कि कहाँ एक और मुकदमा, एक और FIR, कहाँ ये चीज़ें हटाओ, और जो पुराना अपना दकियानूसी चला आ रहा है कि कोई केस आगे ना बढ़े, साहब तक ना पहुँचे, समझौता करा के ख़त्म करो। पुलिस ने अपनी बला टालने के लिए समझौता करा दिया, ये जाने बगैर कि जिनके बीच में समझौता आ रहा असल में तो वो लोग हैं नहीं, उनके पीछे तो कुछ और भी है। और यही गलती उदयपुर पुलिस से हुई। अब धमकी मिली, समझौता हुआ, उसके बाद बेफिक्र होकर कन्हैया लाल ने अपना दुकान खोलना शुरू किया। कल यानी कि 28 जून दोपहर करीब 2:30 बजे का वक्त था। कन्हैया लाल इसी उदयपुर में अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, टेलरिंग की दुकान पर। तभी 2 लोग कुर्ता पैजामा पहनकर वहाँ आते हैं और ये दोनों वही थे, एक मोहम्मद रियाज अंसारी और एक मोहम्मद गौस। कन्हैया इन्हें जानता था क्योंकि ये मिल चुका था। ये वही 2 लोग थे जिन्होंने कॉल करने के लिए मोबाइल मांगा था, बट उन्होंने बड़े प्यार से बात की। उन्होंने कहा मुझे कपड़े सिलाने हैं। अब हर दुकानदार के लिए ग्राहक भगवान जैसा होता है। कन्हैया ने कहा ठीक है। अब टेलरिंग में आप जब जाते हैं दर्जी के पास तो कपड़ा सिलाने के लिए नाप लेना पड़ता है। ये तो आप साथ में कोई कपड़ा लाते हैं, किसी साइज़ का सिल दो। अब इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। कुर्ते के नीचे बड़े बड़े खंजर रखे हुए थे, दोनों के पास। इसके बाद एक जो है, जो गौस है, वो नाप देता है। रियाज पीछे खड़ा है। अब इस बीच में पीठ जो है जो कन्हैया लाल का, वो रियाज की तरफ है। वो रियाज को नहीं देख रहा है। मौका मिलते ही रियाज खंजर निकालता है। इसके बाद अचानक हमला करता है। अब इस बीच में जब हमला हुआ तो उधर से गौस ने भी हमला करना शुरू किया। फिर उसके बाद एक हमला करता है और दूसरा वीडियो बनाने लगता है। पहले से ही तैयारी थी। अब इस कत्ल का एक कातिल वीडियो बना रहा है और दूसरा कत्ल कर रहा है।
ये सब करने के बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अभी तक किसी को खबर नहीं है कि इस जो सुप्रीम टेलर है इसके अंदर क्या हो रहा है। अब रियाज और गौस वहाँ से कत्ल करने के बाद निकल गए, दोनों अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद फिर फ़ोन निकालते हैं, फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उस वीडियो में ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, और बाकायदा उस पोस्ट को लेके और उस जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो लेकर सब कुछ हुआ उसका जिक्र करते हुए कि जो भी ऐसा करेगा हम उसका यही हाल करेंगे। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी धमकी देते। और इसके बाद ये सब कुछ अभी कल दोपहर को ही चल रहा है। पूरा पोस्ट रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद ये 2 वीडियो अपलोड करते हैं। एक कल का कर दिया और एक 17 जून का। 17 जून फ्राइडे को रियाज ने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो में उसने कहा था कि जो भी लोग पैगंबर का इस तरीके से जो उनके ख़िलाफ़ ऐसी बयान देंगे या ऐसी बातें कहेंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो तमाम धमकी भरे वो फ़ोन, और उसने कहा था कि ये वीडियो हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे जब काम हो जाएगा। तो 17 तारीख को उसने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें सारी धमकी दी गई, लेकिन 17 को उसने पोस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने इस वीडियो के शुरू में अपना पूरा नाम, अपना पता, सब कुछ बता रहा है। तो उसे मालूम था कि उस वक्त अगर ये पोस्ट करता तो पुलिस उसी वक्त पकड़ लेती। तो उसने पोस्ट नहीं किया, उसने इंतज़ार किया कल का। कल जब कन्हैयालाल का उसने कत्ल कर दिया, उसके बाद ये दोनों वीडियो पोस्ट किया। अब जैसे ही ये वीडियो पोस्ट हुआ, पहली बार उदयपुर के उस इलाके के लोगों को ये पता चला कि एक टेलर की दुकान के अंदर क्या हुआ है। अब वो जितने भी वहाँ पे दुकानदार और बाकी लोग, खबर आग की तरह फैली, सब भागे। उसके बाद कन्हैयालाल के एक दोस्त ने भी देखा, वो भी भागा। वहाँ देखा तो मंजर बेहद डरावना। कन्हैयालाल की दुकान में ही कन्हैयालाल की लाश पड़ी है। लोगों को गुस्सा आ गया, तमाम शटर गिरने लगे। फिर भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। तब तक पुलिस को पता चली, पुलिस के हाथ पैर फूल गए। अब इस दौरान में पुलिस पर भी हमला हो गया, पत्थरबाजी होने लगी। जो इलाका बरसों से, सदियों से बल्कि, जहाँ पे हिंदू मुसलमान की मिक्स पॉपुलेशन है, मिनटों में अब वहाँ पे एक अजीब सा मंजर, एक अजीब सा नफरत का माहौल। अब जयपुर तक भी खबर पहुंची। शाम रात होते होते करीब 600 अलग से पुलिस, तमाम आला पुलिस अफसर सब वहाँ पहुँच गए। अब परिवार वालों ने कहा कि जब तक पकड़ा नहीं जाएगा कातिल, हम लाश नहीं हटाएंगे। रात को वहाँ से लाश निकाली गई। इस दौरान में अब ये दोनों जो अब तक वीडियो पे दावा कर रहे हैं कि ये करेंगे और जन्नत है और हम सब इस्लाम और उसके नाम पर कर रहे हैं, अब इनकी सच्चाई भी देखिए। ये कर दिया, वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद ये दोनों अब भाग रहे हैं, मुंह छुपाकर हेलमेट के अंदर। दोनों बाइक उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब इत्तेफाक से चूँकि ये वीडियो हो गया, नाम और पता सब कुछ मालूम था, इसमें तो पुलिस को मेहनत भी नहीं करनी थी। तो अब पुलिस को पता चला, पुलिस फ़ौरन उस पते पे पहुंची तो पता चला कि मोटरसाइकिल पे ये दोनों निकले। अब पुलिस ने इन दोनों का पीछा किया, आसपास के तमाम डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट किया गया। आखिरकार रात समंद के पास मोटरसाइकिल पर जा रहे इन दोनों लोगों को दबोचा गया। और जब पकड़े गए तो ये भी नहीं कि अपने आप सरेंडर कर रहे हैं, तब भी ये छीना झपटी करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ वीडियो में अपना हौसला दिखा रहा है, जो इसी तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये सब कुछ है, ऊपर है, अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पहले अपने परिवार को बचाता है, छुपाता है, फिर खुद मुंह छुपाकर भाग रहा है।
उसके बाद पुलिस पकड़ कर लाती है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी उसके बाद ऐसे होती है। अब ये पूरी कहानी, उसके बाद बहुत हंगामा होता है। अब मामला ऐसा था कि तनाव भी बढ़ गया, तमाम फोर्सेस वहाँ पहुँची और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, ताकि, और ऐसे माहौल में अक्सर र्यूमर बहुत तेज़ी से फैलती। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में न्यूज़ चैनल के ज़रिए पूरे देश और दुनिया तक ये खबर पहुंच गई। और ये खबर इसलिए भी बेचैन और परेशान कर रही थी कि अब तक हम लोग, जैसा शुरू में मैंने कहा, चाहे वो पाकिस्तान हो, तालिबान हो, इराक हो, ISIS हो, अलकायदा हो, या फिर हिजबुल हो, लश्कर हो, ऐसे संगठनों, ऐसे लोगों के ज़रिए और ऐसी तस्वीरें तो हमने देखी हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसा मतलब बेचैन इसलिए करता है कि हमारा देश वो देश है जहाँ हम हर खुशी के मौके पर या त्यौहार के मौके पर एक रस्म है, एक परंपरा है गले मिलने का। चाहे वो दिवाली हो, गले मिलेंगे, ईद हो, गले मिलते हैं, होली हो, गले मिलते हैं, खुश हो रहे हैं एक दूसरे से गले मिलते हैं। गले मिलने की तो परंपरा है, लेकिन उदयपुर में जो गले के साथ हुआ उसकी परंपरा कतई नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ बेचैन कर गई। अब सवाल ये है कि ये वाकई सिर्फ एक जो सोशल मीडिया पे डाला गया नुपुर शर्मा के सपोर्ट की वजह से हुआ, या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो अब यहाँ पे एक बात और है। मामला राजस्थान का है, उदयपुर का है। उदयपुर पुलिस ने SIT की टीम गठित कर दी इसकी जांच के लिए। लेकिन तभी दिल्ली से 4 लोगों की NIA की एक टीम उदयपुर पहुंचती है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव टीम, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो टेररिज्म से जुड़े तमाम मामलों को देखती, उसकी जांच करती, और इसीलिए NIA को बनाया गया है। अब सवाल है कि एक कत्ल, एक मर्डर का मामला जो कि स्टेट का, उसमें NIA क्यों? तो इनपुट ऐसे आए। अभी तक जो ये मामला लग रहा था कि ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए है और एक हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस हिंदू, ऐसा नहीं। ये एक टेररिज्म का मामला था। कुछ देर पहले राजस्थान के जो स्टेट होम मिनिस्टर है, यहाँ तक कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनका कहना है कि उन्होंने टेरर एंगल से इस मामले की जांच की और दोनों से पूछताछ की। 2014 में इसमें जो मोहम्मद गौस है, ये पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान में करीब 45 दिन तक रहा था। यह है कि इसके पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन के साथ इन दोनों का रिश्ता था और कुछ ऐसे इनको सबूत मिले हैं अभी। बाकी चूँकि अभी फ़ौरन मामला हुआ ही, NIA की टीम अभी वहाँ पहुँची है। अब NIA इनको अपनी हिरासत में लेगी। SIT की जो टीम है वो भी जांच करेगी और SIT ने कहा है कि हम NIA को पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये मामला कहीं ना कहीं टेरर से जुड़ता है। अब ऐसी कोई वारदात हो इस तरीके से, तो कोई भी तस्वीरें सब जो मीडिया या सोशल मीडिया पे आती हैं, तो इससे एक देश को बदनाम करने की पूरी साजिश रची जाती है कि देखो इस देश में भी ऐसा हो रहा है और ये मकसद है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो टेरर एंगल है, इसकी पूरी सच्चाई जब सामने आएगी तो तब तो आएगी। लेकिन अभी जो कुछ हुआ वो अपने आप में न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि बेचैन करने वाला है। किसी भी देश की तरक्की वहाँ के लोगों से होती है और देश तभी खुशहाल होता है जब वहाँ मोहब्बत हो। लेकिन नफ़रत का माहौल अगर बनाने की कोशिश की जाती है तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। और दूसरा, फिर मैं वही कहूँगा, कोई भी धर्म और मज़हब जान लेना नहीं सिखाता। और कम से कम इस तरीके से जो सारी चीज़ें जिस नाम पर और जिस तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए ये किया जा रहा है, ये एक सफ़ेद झूठ और ढकोसला होता है और सामने वाले ऐसे ना मालूम कितने नौजवानों का ब्रेन वॉश करने का तरीका भी होता है। क्योंकि सच्चाई इतनी आसान है
कि जैसे मैंने आपको बताया कि कसाब, कि उसे कहाँ कहाँ के झांसे दिए जा रहे हैं, जन्नत, हूरें, यहाँ पे भी वही बातें हो रही है। लेकिन यहाँ पे वो खुद क्या कह रहा है, दूसरों को तो मशवरा दे रहा है ये मोहम्मद रियाज अंसारी, कि करो सब अल्लाह के नाम पर, परिवार फैमिली सबकी चिंता मत करो, रोज़गार की चिंता मत करो, और तुम अपनी बीवी को छुपाकर पहले भाग रहे हो ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारे जो किए की सज़ा है वो तुम्हारी बीवी ना भोगते, वो कम से कम सुरक्षित रहे। तो ये दोगलापन है एक तरह का। कुल मिलाकर ये है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जानी चाहिए कम है, और ऐसी चीज़ें ऊपर वाला ना करे कि फिर कभी हो, और कम से कम धर्म के नाम पर तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कई बार मैंने अपने करियर में भी ये देखा है, और ये क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है ये बोलना चाहिए बहुत ईमानदारी से। कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं, और जैसे आज किसी ने एक मुझे मेल लिखा कि सर उदयपुर में जो हुआ है ये कम से कम आप पॉलिटिकल चीज़ों से बचते हैं या रिलीजियस मैटर में भी आप पढ़ने से बचते हैं, ये है, ये फैक्ट है, मैं अपने बारे में एक्सेप्ट करता हूँ। तो उसने कहा कि ये तो एक क्राइम है, आपके हिसाब से आईपीसी में आता है, 302 में आता है, मर्डर है, तो आप इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने सोचा था आज इन्फॉर्मेशन दूंगा, सिर्फ कहानी कुछ और थी, बट मुझे लगा कि नहीं, आज ये कहानी पूरी सुनानी चाहिए। उसकी वजह बताता हूँ। कई बार मतलब हम जैसे लोगों को आप सामने रखकर आप अपनी जगह, मतलब मेरी जगह आ जाए और फिर सोचिएगा, और इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जवाब खुद को दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं इंसान खुद से कभी झूठ नहीं बोलता। दिक्कत ये आती है कि अब क्राइम रिपोर्टर हैं, ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, इंसिडेंट, हादसे होते हैं, तो दो तरह से मेल आते हैं या दो तरह से लोग सवाल करते हैं। एक कि अच्छा ये इंसिडेंट हो गया जैसे उदयपुर का, हालांकि एक ज़माने में हमें मीडिया में सिखाया गया था, पढ़ाया गया था कि अगर दंगा भी हो तो दो संप्रदाय बोलो, ये मत बोलो हिंदू मुस्लिम, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। तो ये कि अच्छा ये हिंदुओं का मामला है इसलिए आप नहीं बोलेंगे या बोलेंगे, या फिर दूसरा कहता अच्छा ये मुस्लिम का मामला है इसलिए आप चुप रहेंगे या बोलेंगे। तो दोनों तरफ से ये सारी जब चीज़ें आती हैं तो फिर अफसोस इस बात का होता है कि अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो इसका मतलब सामने वाले पर शक कर रहा है। और मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट का सबसे अच्छा और ईमानदारी का काम यही है कि जो हुआ जैसे हुआ वही बताए, अपनी राय न दे, और ये न बताए कि कौन सही और कौन गलत है, क्योंकि एक रिपोर्टर का काम रिपोर्ट करना है। टेक्निकल है हम लोग का, वो ये कि रिपोर्टर मतलब एक रिपोर्ट करना। यहाँ पे ये फ़ोन रखा है, अब ये फ़ोन बहुत ख़ास है तो मैं बताऊँगा ये फ़ोन यहाँ रखा, बस मेरा इतना काम है। अब ये फ़ोन यहाँ पे क्यों रखा है, सही रखा है गलत रखा है, ये आपको जज करना है। मेरा सिर्फ काम है कि जो रिपोर्ट हुआ है उसको आप तक पहुँचाऊँ। तो इन सवालों से भी कई बार लगता है कि जैसे शक का माहौल है, और होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो काम करना ही नहीं चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए। फिर आप भी आज़ाद हैं, आप अपनी एक आइडियोलॉजी बनाइए, आप अपना एक राय बनाइए, आप उस पर खुल के बात कीजिए जाइए अपने दोस्तों के भी, सोशल मीडिया पर। लेकिन मुझे ये भी देखा है कि जो सोशल मीडिया पर जो लोग बात करते हैं, राय बनाते हैं, आइडियोलॉजी जिनकी होती है वो भी डबल होती है। अलग से वो कुछ और होते हैं, और जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनका नज़रिया कुछ और हो जाता है। तो मतलब वो वैसे नहीं होते हैं जो घर के अंदर है। कई लोग ऐसे हैं तो जो घर में कुछ और होते हैं, दफ्तर में कुछ और होते हैं, बाहर में कुछ और होते हैं। इंसान वही होना चाहिए जो घर में भी वही हो, बाहर भी वही हो, दफ्तर में भी वही हो।
दोस्तों के साथ भी वही हो, दुश्मनों के साथ भी वही हो, रिश्तेदारों के साथ भी वही हो। अगर ऐसे ही होगा तो फिर सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि फिर आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, दिल से बोलेंगे। मुझे लगा इसलिए आपसे मैंने ये शेयर किया, क्योंकि आपको अपनी फैमिली मानता हूँ, तो फिर फैमिली से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए।